डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा, अब जेलों में जाएंगे। इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे। एतमाद वाली क्या बात है, इनके घर वाले इनके ऊपर एतमाद नहीं करते। तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की ना कोई तारीख सामने आई, ना ही कोई हफ्ता और ना ही महीना। तहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपोजिशन के खिलाफ अवामी महाज संभाल लिया है और आज उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया, जिसमें बड़ी खुलकर अपोजिशन की जमातों पर तनकीद की और साथ ही साथ ये भी कहा कि अदम एतमाद तो नहीं कामयाब होगी, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, बल्कि आप लोगों ने जेल में जाना है, एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा। और इस पर नाज़रीन अब ये बहस ज़रूर चल रही है कि इमरान खान साहब जो अवाम में निकले हैं, इससे क्या कोई अदम एतमाद की तहरीक को रोका जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। तो फिर मकसद क्या अवाम में जाने का? दूसरी तरफ अदम एतमाद की जब बात करते हैं तो अब मरीम नवाज साहब भी कह रही हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ के अंदर से सामने आने वाला है। मौलाना फजल रहमान साहब वाज़े कर चुके जब उन्होंने ऐलान किया था तहरीक अदम एतमाद का, हम तहरीक इंसाफ से किसी बंदे को नहीं लेंगे इंडिपेंडेंटली, सिर्फ पार्टीज के पीछे जाएंगे। तो क्या काफली की तरफ से कोल्ड शोल्डर जो दिखाया गया, जो बात की मोहन सलाई साहब ने, उसके बाद क्या अब उम्मीदें वहाँ से टूट गई हैं और अब दोबारा से तहरीक इंसाफ के बंदों को ही मुनहरिफ करके उनकी पार्टी से, जमात से उनको पार्टी के खिलाफ करके ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने का कोई प्लान है? और नाज़रीन इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अदम एतमाद क्या आनी भी है या नहीं आनी, या फिर इस अदम एतमाद की आड़ में जो है कुछ और अहदाफ, पोशीदा अहदाफ हासिल करना मकसूद हैं। और पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनना है तो कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे? और नाज़रीन आजकल सहाफ़ियों की जान और माल को काफ़ी ज़्यादा ख़तरात हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई महफूज मुल्क आजकल सहाफ़ियों के लिए नहीं है। पर्टिकुलरली पहले इकरारुल हसन साहब पर लाहौर में हमला हुआ, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया आईबी के एहलकारों की तरफ से। फिर मोहसिन बेग साहब पर ऑन फेस ऑफ इट, में से कहूँगा पोलिटिकली मोटिवेटेड, एक उनके खिलाफ रेड हुई उनके घर पे। और अब जो है आज कराची में सहाफ़ी अतर मतीन को डाकुओं के हाथों कत्ल कर दिया गया गोलियाँ मारकर। ऐसा जो है ये ट्रेंड है, ये कितना ख़तरनाक है। और दूसरा इसके साथ साथ हम बात करेंगे कराची में जो बढ़ते स्ट्रीट क्राइम है, क्राइम के साथ साथ अब इंसानी जानें भी जाने लग गई हैं, ये बड़ा ज़्यादा एक अलमिया वाली बात है। और नाज़रीन हम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, आज बड़ा उसका डंडोरा था, बड़ा चर्चा था कि इसे टीवी पे लाइव भी दिखाना चाहिए, लेकिन वो आज नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जो फ़र्द जुर्म है वो जो दस्तावेज़ात हैं वो टोनर इतना ज़्यादा उसका कम था, स्याही इतनी कम थी कि वो पढ़ा ही नहीं गया। जो प्रिंट है वो बड़ा, उसमें स्याही बड़ी कम इस्तेमाल हुई प्रिंटर के अंदर, हम पढ़ नहीं सके, बड़ा मदम सा प्रिंट आया। तो ये टोनर की स्याही जो है वो FIA की ख़त्म हो गई गलती से या ख़त्म करवाई गई, हुआ गया, ये करवाएगा सारा कुछ, ये डिस्कस करेंगे। आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं मुस्लिम लीग नून के। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके हर दिल अजीज़ जनाब आरिफ मीर भट्टी साहब, इनका तज़िया भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, उन्हें क्या जा रहा है, अगले चंद हफ्तों, दिनों या महीनों के अंदर पाकिस्तानी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। सबसे पहले आपको बताते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज ललकारा है अपोजिशन को मंडी बहाउद्दीन के अवामी मैदान से जाकर। तो खान साहब ने क्या बात की आज, किस तरह से, किन अल्फाज में ललकारा, क्या चैलेंज दिया अपोजिशन को, जरा सुनिए। ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, ये सब डरे हुए हैं। फजल रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी की मुश्किल पड़ गई है, मरियम बीबी भी डरी हुई है केस से। शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा। एक तरफ खान साहब ने कहा एनआरओ नहीं मिलेगा, साथ ही खान साहब ने अवाम से कहा कि आप इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मुल्क को लूटा, आप मेरा साथ दें। जरा ये भी सुन लें।
जो अपने आप को लीडर कहता है, अगर चोरी का पैसा छुपाने के लिए मकसूद चपड़ासी के पास 4.25 अरब रुपया रखता है और उसको बजाय कौम उसको जेलों में डाले, वो उसके ऊपर उसको लीडर समझती है, उसको तकरीरें करवाती है, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इस माफिया का मेरी कौम ने मुकाबला करना है। आपने मेरे साथ मिलना है। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं ये वापस करेंगे। जनाब आरिफ मीर भट्टी साहब, आपके एनालिसिस से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू जो है डिस्कशन है उससे ओपन करते हैं। एक तरफ पीडीएम की तरफ से पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन की जमातों से बड़ा खुल के एक फैसला हो गया कि अदम एतमाद आनी है। अब पहले मौलाना साहब ने कहा कि हम सिर्फ इत्तेहादियों को तोड़ेंगे, जमातों से बात करेंगे, इंडिविजुअल्स को नहीं लाएंगे, लेकिन अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि हम वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग तहरीक इंसाफ के अंदर ला रहे सामने। दूसरी तरफ खान साहब आज अवाम में निकल गए हैं, आज उन्होंने जलसा किया मंडी बाउद्दीन में, अगला जलसा सिंध के अंदर करने जा रहे हैं। इस तरह से ये तसलसल जो है वो जारी रहेगा। तो क्या आप होता देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत के अंदर पर्टिकुलरली कोई अदम एतमाद आपको आती नजर आ भी रही है या फिर सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है किसी और पोशीदा अहदाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, आप छोटे भाई हैं और दोनों पॉलिटिशियन आपने बना लिए। अब दोनों का काम होगा अपनी जमात को डिफेंड करना। एक तरफ बोलूँगा तो दूसरा गाली देगा, दूसरी तरफ करूँगा तो दूसरा ट्रेंड चला देगा। कोशिश करूँगा कि ईमानदाराना राय दूँ। मुझे यकीन है दोनों दरगुजर करेंगे। आज जो तो अपोजिशन अदम एतमाद ला रही है, इसको बहुत ज़्यादा खुफिया रख रही है, इनकी स्ट्रेटेजी है, इनका हक है। और अदम एतमाद उस वक़्त आएगा जो अवाम इमरान खान साहब को लाई थी जब वो चाहेगी। उधर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि पिंडी और पेशावर में आजकल रोड तो मोटरवे बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम कभी कभार आती रहती हैं। लेकिन खैर 5 जमातें हो गई हैं इकट्ठी और अदम एतमाद ला कर अगर कामयाब कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उसकी वजह यह है कि माजी में जिस तरह मौजूदा हुकूमत को रेस्क्यू किया जाता था अब वो उस तरह नहीं किया जा रहा। आज इस वक्त तक, कल उनके मकसद चेंज हो जाए तो मुझे नहीं पता। आज इस वक्त तक मिसाल के तौर में चेयरमैन सेनेट के इंतहा में 66 लोग 51 रह गए। यार ये जादू तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि हाथी चिड़ी बन जाए या हाथी चूंटी बन जाए, लेकिन हमारी आंखों ने देखे। अदम जॉइंट सेशन में किस तरह पूरा हुआ वो मुझे भी पता है। इस्लामाबाद में किस किस को बंद किया गया, इंसान और परिंदों में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा, लेकिन बल्कि परिंदे ज्यादा आजाद है, इंसान उनसे ज्यादा। ये गुज़िश्ता रोज भी, अभी गुज़िश्ता रोज, ये कल की बात है कि जो ओगरा से मुतल्लिक बिल था, अब पहले तो ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए भेजती थी हुकूमत को समरी प्राइम मिनिस्टर को। अब वो ओगरा को इख्तियार दे दिया जाएगा कि भाई आप खुद ही जो आपको लगता है मुनासिब कीमत आप तय कर दें, चाहे 12 रुपये बढ़ाए, 25 रुपये बढ़ाए, 15 रुपये बढ़ाए, आपकी मर्जी है। पहले फिर गवर्नमेंट की थोड़ी मुदाखलत होती थी। ये बिल भी कल पास हो गया, हालांकि वाज़ेह अक्सरियत है सेनेट में अपोजिशन की, लेकिन फिर भी कल हुकूमत वहां से कामयाब हो गई। तो देखिए समर, आपको याद होगा स्टेट बैंक की प्राइवेटाइजेशन या मुल्क की खुद मुख्तारी बेच दी, फलां हो गया, अपोजिशन ने बहुत बुलंद बातें की। बदकिस्मती देखें, अब मेजोरिटी सेनेट में होने के बावजूद मुल्क की खुद मुख्तारी बिक गई और बंदे पूरे नहीं हो सके। एक तो होता है ना बंदे ना होना। अब अदम एतमाद लाने के लिए इन्हें इत्तेहादी जमातों की जरूरत है। नंबर जहां मर्जी घुमा लें, जब तक इत्तेहादी जमातें नहीं आएगी 172 फिगर पूरा नहीं हो सकता। अब मैं आ जाता हूँ इमरान खान अगर तरीके इंसाफ के कुछ लोग अगर मुस्तफी हो जाते हैं कि 2014 की तरह एक डिबेट ये भी है भट्टी साहब के तरीके इंसाफ के कोई 8-10 लोग मुस्तफी हो जाएं, वो फारिग तो वैसे भी होना है जमात से ना, अगर वो वोट देते हैं अपनी पार्टी हिदायत के खिलाफ। नहीं, मैं उसका जवाब देने लगूं। जब भी कोई बंदा अदम एतमाद लाता है, नंबर गेम उसको पूरी करनी होती है। ऐसे ही है बिल्कुल। अगर इमरान खान एतमाद का वोट लेते हैं तो 172 उनको पूरे करने हैं। अपोजिशन इस बात बहुत स्मार्ट खेल रही है और इसके एक बहुत मेन प्लेयर शायद आपके गेस्ट हैं मोहतरम राना तनवीर साहब, लेकिन मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा। आज जो शहबाज मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान हरदिल अजीज इमरान खान साहब ने मंडी बाउद्दीन, मुझे लगा कि 2022 नहीं 2014 है, कहते हैं डाकू चोरों के खिलाफ मेरा साथ दो। क्या मुल्क में खाना जंगी करानी है? वो 3.5 साल से आप इख्तिदार में हो,
अवाम को लाके क्या खाना जगी करानी है? मैं कैसे किसी अपोजिशन लीडर का गिरेबान पकड़ सकता हूँ? खुदा ना खास्ता, मेरे लिए तो वो काबिल इज्जत है। मुबैना तौर पर उसमें करप्शन के इल्जाम है, तो सरकारी इदारों ने काम करना है, नैब ने करना है, FIA ने करना है, एंटी करप्शन ने करना है, या अदालतों ने फैसले करने हैं। ठीक है, एक तरफ वो कह रहे चोर डाकू, इसका मतलब है 3.5 साल में आप एक चोर डाकू भी नहीं खत्म कर सके, तो आप हुकूमत क्या कोई बरीख में कर रहे थे? बिल्कुल, तो 3.5 सालों में आपने साबक सदर, 3 साबक वजीर आजम, वजीर आला, 50 से ज्यादा अपोजिशन लीडर पकड़ लिए। मुझे बताए पैनी रिकवर हुई? चले तो समझ में नहीं आता इमरान खान साहब 2014 से क्यों नहीं बाहर आ रहे? मैं भी भट्टी साहब वो 2023 की बात कर रहे हो कि 23 में मुझे अब 2/3 दीजिएगा, 2 ताई अक्सरियत दीजिएगा ताकि मैं मुकाबला कर सकूं, ब्लैकमेल ना होना पड़े काफ लीग की, MQM के बाकी जमातों की हाथों। जनाब राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनकी तरफ भी चलते हैं, उनसे जानते हैं। आपने खुद भी बताया कि बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं इस वक्त जो सारी गेम चल रही है अदम एतमाद की। नून लीग की तरफ से राना तनवीर साहब जो है वो इंतहाई करीब है शहबाज शरीफ साहब के, और सारी जो डिस्कशन हो रही है वो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं चंद लोगों को पता है। राना साहब को आपको सुना भी देते हैं, वो कह रहे हैं कि तय पा चुका है प्लान सारा अदम एतमाद का, चंद लोगों को पता है, अभी हम बताएंगे नहीं, जरा वो प्लान सुन लें राना सनाउल्लाह साहब किस तरह से बयान कर रहे हैं। से ज़्यादा 4 या 5 लोगों को इस बारे में मालूम है, और वो लोग अंडर ओथ हैं, और ओथ की एक्सटेंशन यहाँ तक है कि कोई आपको ये भी नहीं कह सकता कि जी मैं उसका हिस्सा हूँ और मैं अंडर ओथ हूँ। राना तनवीर साहब, हमें तो यकीन है कि आप भी उन 3-4 लोगों में से एक हैं कि जिन्हें सारी गेम का पता है कि किस तरह से बाजी पलटानी है, हुकूमत का तख्ता कैसे उलटना है अदम एतमाद के जरिए या जैसे भी। चले हम आपसे ये तो नहीं पूछते कि कब ला रहे हैं, ये तो अब ये प्लान चेंज हो गया काफ लीग से मुतल्लिक के। काफ लीग से आपको जो बात की मोहन सलाई साहब ने कि हम तो खान साहब आपके साथ खड़े हैं, घबराएं मत, तो अब दोबारा से प्लान B पे जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक कब सामने आएगा, कब इमर्ज होगा? समर मेहरबानी। मैं पहले तो भट्टी साहब हमेशा जब भी प्रोग्राम में आते हैं या मैं उनके साथ होता हूं तो बड़ी मेहरबानी करते हैं, मुझे बड़ा कोशिश करते हैं साबित करने की, लेकिन मैं तो बिल्कुल आपको पता है कि बैक बेंचर हूं और कोई ऐसा मेरा नहीं सिलसिला होता। लेकिन क्योंकि पार्टी मेरी पार्टी है, मैं पार्टी में मेरा 40 साल हो गए हैं, लॉयल हूँ, लॉयल्टी मेरी है और कमिटमेंट है और चल रहे हैं। लेकिन ये जो बात करते हैं कि सारा इनको पता है, ये बात नहीं है। और मेरा पता किस चीज़ का, मुझे बताएं कि पूछना आप क्या चाहते हैं मीडिया वाले, कोई बहुत दिनों से अदम एतमाद का पूछना चाह रहे हैं कि क्या प्लान है, किस महीने में चले, तारीख या हफ्ता ना बताएं, महीना बता दें, कब आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही? उसी तरफ जा रहा हूँ कि देखें पूछना आप क्या चाह रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मैं अगर कंप्लीट करने दें तो शायद आपको समझ आ जाए। एक चीज़ का फैसला किया, वो हमारे कायम मियां नवाज शरीफ साहब ने भी उसका फैसला किया, उनको हमने इख्तियार दिया, उन्होंने फैसला किया कि अदम एतमाद लानी है, और उस पर जो अपोजिशन की पार्टीज़ थी उनके भी प्लेटफार्म से ये फैसला हो गया, जो PDM के प्लेटफार्म से भी हो गया। आपको याद है कि उसके बाद PDM की मीटिंग हुई और उसमें फैसला हुआ। सदर PDM जो है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने मीडिया के सामने आके ये ऐलान किया कि हाँ PDM में ये फैसला हुआ कि हम अदम एतमाद में जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। उसके बाद जो दूसरी अपोजिशन थी जो PDM से अलग हुई थी, पीपल्स पार्टी, NP वगैरह, उन्होंने अपने तौर पे ऐलान कर दिया। फिर आपस में हम मिले भी और एक तय हुआ कि हाँ असूली तौर पे कि अदम एतमाद में जाना है। अब अगला प्लान यह है कि नंबर 172 जो भट्टी साहब कह रहे हैं, उसके लिए विद इन पार्टी PTI, बिल्कुल उस पर क्यों नहीं, वो हमारे साथ राब्ते में रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की इनकी पॉलिसीज रही हैं या जिस तरह का इनका गवर्नेंस रही है। लेकिन राना साहब कितने लोग हैं आपके साथ राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ के जिन पे आपको एतबार है कि वो उन्हें इस्तीफ़ा कहने का अगर आप बोलें वो इस्तीफ़ा दे देंगे? ज़ाहिर है अदम एतमाद में अगर वोट देते फिर भी उन्हें पार्टी तो खुद डिस्क्वालीफाई कर देगी। ये कितने लोग हैं? देखिए कौन कितने इतबार वाली बात जो है वो तो मेरा ख्याल आप बड़ी एक ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, 30-35 लोग बड़े ओपनली विजिबल हैं जो कहते थे कि हम इनके साथ नहीं चल सकते आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों से मुराद आने वाले इलेक्शन में हम। ये आपकी असेसमेंट है, ये आपकी असेसमेंट है, अंदाजा है, या आपको कोई कमिटमेंट्स गारंटीज मिली हुई हैं कि हम देंगे छोड़ेंगे इमरान खान साहब का साथ? नहीं, वो कहते हैं आप आए हम आपके साथ हैं, आप करें काम, आप अदम एतमाद लाएं हम आपके साथ हैं।
तो ये चीजें मैं ये तो जहांगीर तरीन साहब ग्रुप के बंदे हैं ना, कुछ जो ओपनली बात करते हैं, वो उन्हीं पे तकिया किए बैठे हैं या उनके अलावा कोई और लोग भी हैं? नहीं समर, अगर मुझे मुकम्मल करना है तो शायद आपको समझ आ जाए सारी। जी राना साहब, जी राना साहब। जस्टिस में तो उसमें वो लोग जो हैं वो क्योंकि अब हमने ऐलान किया है, अब उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि भाई अब वक्त आ गया है, आपने हमारे साथ कहा हुआ है हमारा साथ दें, जो वो हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त भी। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा हमने जो अलाइज हैं उनकी भी बातें हमारे साथ होती रही पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली के अंदर भी जो उनके लोग हैं वो भी गए उनसे आवाजारी या उनसे बेजारी का इजहार करते रहे और उनसे नाला थे नजर आते थे। नहीं, मोदी साहब का जवाब आने के बाद अभी आपको काफली से उम्मीद है? नहीं बिल्कुल हमें उम्मीद है, इसलिए कि ये लोग जो हैं पॉलिटिकल लोग हैं। मैं 2-3 चैनल पे कह भी चुका हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी एक कैरियर है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। स्पेशली देखें ना एमक्यूएम में जो लोग देखें। आप उन्हें क्या ऑफर कर रहे हैं काफली को? अभी तो उनके पास स्पीकरशिप भी है, वजारतें भी हैं, अगर आप भी कुछ ऑफर करेंगे तो आएंगे आपकी तरफ। ये भी हमने क्लियर किया था कि जब वो डिसीजन लेंगे, जब वो फैसला करेंगे कि यस हम अदम-ए-इत्तेमाद में आपके साथ जा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें उस वक्त तय होती हैं कि जी हाँ फ्यूचर में किस तरह हमने चलना है, क्या अदम-ए-इत्तेमाद के बाद फौरन इलेक्शन में जाना है या क्या उसका टाइम होगा, क्या टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या होगा या किस तरह आगे चलना है। तो ये मैं समझता हूँ पंजाब में होगा या पंजाब में सीधी रेजोल्यूशन होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तय होती हैं जब वो जो स्टेक होल्डर हैं या जो उसमें जब बैठेंगे तो करेंगे। परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला अगर बनाना पड़े उस तरफ भी जाएंगे खान साहब को हटाने के लिए? जी, परवेज इलाही साहब का वज़ीर आला बनना आपके लिए काबिल कबूल होगा? खान साहब को हटाना अगर पड़ता है, बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देने को तैयार होंगे आप? देखिए ये तो आप एक प्रिजम्पशन पे बातें करते हैं ना। आप वो देखें, उनके अपने पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, वो चाहते हैं कि इस बैगेज के साथ, इस बोझ के साथ हम अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते, तो वो अपनी वैसे भी बात कर सकते हैं कि जी हम नहीं इनके साथ चल सकते, हमने अगले इलेक्शन में वोट लेने हैं लोगों से और वहाँ हमने अगर इनके साथ गए, इनका बोझ लेके गए तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। ये बहुत सारी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, चाहे एमक्यू वाले हों, चाहे वो क्यू वाले हों या जीडी वाले हों। बाकी बॉप वाले हैं, वो बलूचिस्तान का एक अलहदा इशू है, लेकिन ये लाइज के साथ अभी भी हम समझते हैं कि जब अदम आएंगे तो ये हमारे साथ चलेंगे। चलें, मीनवाइल जितनी देर में आपसे सवालात कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थीं जो हम जानना चाहते हैं मज़ीद। अगले जब दोबारा आपकी तरफ आएंगे वो भी जानेंगे। आलिया हमजा साहिबा जो है वो काफ़ी तैयार बैठी हैं, छुरियाँ ठोके तेज़ करके जो है ना वो अपोजिशन को जो उन पे वार करने के लिए। आलिया हमजा साहिबा, अब ये प्लान जो अब नज़र आ रहा है अपोजिशन का अपेरेंटली वो ये है कि आपकी तहरीक इंसाफ के अंदर से बंदे तोड़ने हैं, और वो राना साहब बता रहे हैं कि बंदे टूटने को तैयार हैं, वो कम्युनिकेट कर चुके हैं कि हम तैयार हैं, आप लाए मूव, हम आपका साथ देंगे। तो खान साहब क्या अवाम में जो निकले हैं वो इस चीज़ को देखते हुए निकले हैं कि कहीं इलेक्शन की तरफ ही ना चला जाए मामला, रेजोल्यूशन की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर। मैंने दोनों को सुना, दोनों बहुत मोहतरम है मेरे लिए। भट्टी साहब बहुत बड़ा नाम है इनका, और राना तनवीर साहब भी बड़ी अच्छी तरह बात करते हैं, ज़ाहिर है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है उन्होंने। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूँ और याद भी करा दूँ मैं अपोजिशन को, अपोजिशन की याद दिखाने के लिए, अभी तक इनको जितनी पै दर पै शिकस्त हो चुकी है ना, शायद ही मेरा तो ये ख्याल था कि उसके बाद भी ये कोई ऐसा क्लेम करेंगे कि हमारे बंदे कम हो रहे हैं। होता क्या है, आप अभी मिनी बजट की बात देख लें, मिनी बजट के अंदर इनकी अददी अक्सरियती, मैं चले कौमी असेंबली पर तो जाती नहीं हूँ कि वहाँ क्या हुआ, आर पार हुआ, इनके जलसियों का क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफे देने थे उनका क्या हुआ। मैं तो आती हूँ पिछले 6 महीनों की तरफ। सिर्फ आप जॉइंट सेशन में देख लें, बुरी तरह से हारे, इनके बंदे कम हुए। मिनी बजट पे देख लें, इनके बंदे कम हुए। अभी उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर इस्लामाबाद से बनवा के ये साबित कर दिया कि दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी। कहीं से वो ये भी कहते हैं फोन छोड़ना है तो हम खान साहब को मेरी एक बात सुन ले, एक सेकंड समर साहब, मेरी एक बात सुन ले। उसी के फौरन बाद सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन पर क्या हुआ और उसी के फौरन बाद ऑपोजिशन लीडर कैसे बना, ये छोड़ दे सारी बातें, ये सब पे दर पे तारीखें और शिकस्तें सबके सामने है। उसके बाद भी अगर ये कहते हैं हमारे बंदे, होता क्या है, यहाँ आकर ये क्लेम करते हैं 5 बंदे तोड़ दिए, 10 तोड़ दिए, 20 तोड़ दिए, 25 तोड़ दिए, आखिर में क्या होता है, इनके 15 बंदे, इनके पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन्हीं के बंदे गायब होते हैं।
ये स्टोरी बहुत सादा है और मेरा ये ख्याल है कि इनको भी बड़ी अच्छी तरह से पता है, इसीलिए ये कोई अदम एतमाद की खान साहब वैसे तो कहते हैं, खान साहब को मोनिस सलाई साहब ने भी कहा कि अपनी पार्टी में लोगों को कह दें कि वो घबराएं मत, उन्होंने घबराना नहीं है। और खान साहब आवाम को भी ये जनरली पैगाम देते रहते हैं अपनी पार्टी के अंदर भी कि आपने घबराना नहीं, लेकिन लगता है खान साहब थोड़ा घबरा गए हैं जो आवाम में निकले जलसे करने के लिए, वरना जरूरत नहीं थी इस चीज़ की। देखिए मेरी एक मेरी एक बात सुने, हमें तो 25 साल से वही खान साहब वाली बात है और खान साहब की ही ट्रेनिंग है कि हमने घबराना नहीं और हम घबराते हैं भी नहीं। देखिए मेरी एक बात सुने, 25 साल लड़कर हम इस इक्तदार में पहुंचे हैं, 22 साल की जिद्दोजहद है हमारा। इस तरह से नहीं है कि हमें हमारे कोई जनरल जिलानी साहब आए थे या हमें उंगली पकड़ के कोई सियासत में लेकर आया था, ये ना वो समझे आप। अभी भी बात सादा सी है, 72 साल से 26 पार्टियां थी, आज एक इमरान खान। मुझे इन जलसों का मकसद बता दें, मुझे इन जलसों का, देखिए जलसे करना आपका राइट है आलिया साहिबा। पहले मैं समर साहब मेरी तो बात सुन ली, मैंने बड़ी चीजों का जवाब देना है, मैं इसलिए पहले मैं बात कर लूं। मसला सारा ये है कि एक तरफ इमरान खान खड़े, एक तरफ 26 पार्टियां खड़ी हैं, उसके बाद भी पे दर पे इनको शिकस्त हो रही है और उसके बाद शिकस्त पर अगली शिकस्त की तारीख का ऐलान करते हैं और खुद ही पीछे हट जाते हैं। मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है, इनको हमारे वो जो काफ लीग वाले हमारे साथी हैं उन्होंने क्या कहा है, रोटी शोटी खाओ मट्टी पाओ और यहां से जाओ। MQM वालों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा हम तो सिंध के लोकल बॉडी पर बात करने आए थे। बाकी इत्तेहादियों ने इनको क्या जवाब दे दिया। अब आज PTI वालों के पास, PTI वालों की तो स्टोरी मैंने आपको बड़े आराम से बता दी है। और जो बात हो रही थी, भट्टी साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है जी अदालत को लड़ना चाहिए। मैं तो सिर्फ 2 केसेस की कहानियां सुना देती हूँ। मुकदमा था मरियम नवाज का, वकील थे मरियम नवाज के, अदालत में पेश हुए, अदालत में पेश होकर उन्होंने कहा अभी तो मैंने मुकदमे को स्टडी करना है, मुझे 4 हफ्तों का इल्तवा दे दे। आज फर्दे जुर्म आयद होना था, क्या तारीखी हरबा अभी मोस्ट रिसेंट जो पेशी हुई है उसमें तो आलिया साहिबा नैब के वकील ने 4 हफ्ते का इल्तवा मांगा है। एक सेकंड मैं आ रही हूं, मैं सारी बातों की तरफ आ रही हूँ। एक ने कहा चलान की कॉपी डिम में, दूसरे ने कहा मेरे तो भाई की शादी है। सही बर्बाद है ना FIA वालों से बोले। उसने उन्होंने नैब के दायरा इख्तियार को वो कर दिया और शहबाज शरीफ का तो सीनियर वकील ही नहीं था। और आप ये जो बात करिए नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के ऊपर, इनसे पूछे कितने वकील इन्होंने चेंज किया। कभी किसी को कोरोना हो जाता है, कभी कोई तारीख पर आ नहीं सकता। स्टोरी सादा सी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साहब के बाद मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी मामले की तरफ आएंगे। शहबाज वाला मामला भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल के। फर्द जुर्म आयद होनी थी, आज नहीं हो सकी। ये उनके वकील ने कहा कि जो फर्द जुर्म का जो दस्तावेजात आपने प्रिंट आउट्स दिए हैं वो इतने डिम है, इतने मध्यम है कि वो पढ़े ही नहीं जा रहे। तो क्या वजह हुई, FIA वालों के पास सही खत्म हो गई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, अदम एतमाद पे मजीद बात भी करेंगे कि क्या आनी भी है या नहीं आनी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि ये अदम एतमाद की तहरीक आनी भी है या नहीं। कोई पोशीदा मकासद तो नहीं है इस अदम एतमाद को सामने रखते हुए, कोई प्रेशर डाल के। लेकिन खान साहब जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं अपोजिशन के इस चैलेंज का सामना करने के लिए। हालांकि नंबर उन्हें अपने पूरा रखने हैं, अपने अरकान पूरे रखने हैं। अरकान में से अगर कोई कम हो गया तो अवाम उन्हें इस तहरीक अदम एतमाद से नहीं बचा सकेगी। लेकिन अवाम में निकलना क्या, खान साहब कोई अनकरीब कोई इलेक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह के कोई इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं मामलात के, वो कैंपेन पे निकल पड़े हैं अवामी सपोर्ट के लिए। तो इस पर अभी जो मरियम नवाज साहबा ने कहा था एक फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग के अंदर बन रहा है, ज़रा वो सुन ले आप उनका दावा कि वो कितना बड़ा दावा कर रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है नून लीग के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर। सॉरी, ये हो सकता है, मुमकिन है, ज़रा सुन लीजिए। इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं। इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे। ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। उम्मीद है कि कामयाबी होगी। जी भट्टी साहब, को फॉरवर्ड ब्लॉक लग रहा है आपको कोई तहरीक इंसाफ के अंदर बनने वाला है, आने वाला है? जहांगीर तरीन ग्रुप कोई इनको ग्रीन सिग्नल देने वाला है पोजीशन को, या फिर काफली की तरह यहाँ से भी जवाब ही समझा जाए? अच्छा, अगर समर आप सिर्फ दोनों मेहमान एक सेकंड दे देना। आपने स्टार्ट में किया था बयानिए में कि सहाफ़ियों को तशद्दुद किया जा रहा है। जी जी, मैंने ज़ियाउल हक के दौर में तो सहाफ़त नहीं की, मुशर्रफ दौर में की। मैं प्रेसिडेंट था PUJ, पंजाब यूनिवर्स जर्नलिस्ट।
85 से 90 दिन रोजाना जुलूस निकाला माल रोड पे डेली बिला नागा। उस जुलूस में अब अंदाजा करे एहतजाजी इजलास में कौन आए? मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, मोहतरमा बेनजीर शहीद भट्टो और खुद मोहतरम इमरान खान साहब। मुझे आज दुख है, तकलीफ है कि एक जमहूरी हुकूमत में मुझे दोबारा लग रहा है हमें ज़ियाउल हक दौर वाली बंदिशों में डाला जा रहा है। ये मैं इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूं, ये नहीं कि एक इकरारुल हसन को बरहना करके मूवी बनाई गई, एक बंदा नहीं पकड़ा गया। ये नहीं मोहतरमा आलिया हमजा साहब बोलने कर दिए गए, बोलने या फिर मैं बाद में बोल देता हूं क्योंकि उन्होंने हाथ खड़ा किया है। वो तनहा ले रहे होंगे, वो तनहा ले रहे हैं सुकून से, नहीं सुन पर्चा नहीं हुआ। वो नहीं, उसके अलावा समर, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैंने तमाम अदारों ने, इन्होंने लिस्ट दिया, इन अदारों को सबक सिखाओ, इन सहाफियों को। ये मैं ब्यूरोक्रेसी मुझे बता रही है, मैं भी 30 साल से जर्नलिज्म में हूं, ये तो 4 साल से हुकूमत में आए हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है इन्हें उम्र बीत गई है। जब हम रिपोर्टर आए थे तो जो एसी था वो ग्रेड 22 में 21 में चले गया है। वो खुदा के वास्ते हमारी आपकी क्या दुश्मनी है? ना हम 2 लाख बंदे का जलसा कर सकते हैं, ना 5 करोड़ का वकील कर सकते हैं, वो हमारी जानों के दुश्मन क्यों बन गए हो? वो अब अदारों को कह रहे हो इस टीवी को नीचे कर दो, इसको बंद कर दो, इस साफी को सुनू करो। डू यू थिंक ये ज़ियाउल हक के दौर में अगर वो नहीं हमें दबा सका, मुशर्रफ नहीं दबा सका, तो ये अपनी ताकत जरूर आजमाएं। लेकिन तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, यहाँ तो भट्टी साहब मामला ये है, निशानदेही करेंगे, कलम से तहरीर लिखेंगे, लेकिन कोई पुरतशद्दद नहीं करेंगे काम। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो सूरत हाल यह है कि जिस जज ने फैसला दिया था जनाब मोहसिन बेग साहब वाले मामले पे, उस जज के खिलाफ रेफरेंस पे आ गए जनाब के जो फैसला हमारे खिलाफ आएगा वो जज जो है वो बदयानत है, वो ठीक नहीं है। जवाब देना है जी, क्विकली आप जवाब दे दें, फिर मैं राना साहब की तरफ जाना है। मैंने राना साहब की राय भी लेनी है, जरा क्विकली आप जवाब दें। जी बिल्कुल लें आप राय। मैं बड़े बसद एहतराम में जो है ना भट्टी साहब से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जर्नलिज्म क्या ये है कि मिस रिपोर्ट किया जाए? जर्नलिज्म ये क्या है कि फेक न्यूज़ चलाई जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए, रेजिस्ट किया जाए? और मोहसिन बेग को आप सहाफ़ी कहेंगे? रेजिस्ट किया जाए, वहाँ पर अगर कोई पकड़ने जाए और निजाम को टांग मारकर उसके मुंह के ऊपर पिस्टल मारी जाए और निजाम और रियासत के दूसरे बंदे के ऊपर फायरिंग की जाए, चले सहाफत है? थोड़ा सा रुकिएगा जरा, थोड़ा सा रुकिएगा जरा, आलिया साहब थोड़ा सा रुकिएगा जरा, नहीं थोड़ा सा रुकिएगा जरा, मैं जरा रिकॉर्ड की दुरुस्ती जरा साथ-साथ, एक मिनट आपकी बात का जवाब देते हैं। नहीं, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करने लगी हूं, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करने लगी हूं। आप जो बात कर रही हैं ठीक कर रही हैं, चले मैं आपसे एग्री कर लेता हूं, फिर मैं आपको एक और जगह पे लेकर आता हूं जरा। चले, हमने 4 साल बीआरटी पे प्रोपेगेंडा सुना, हमने ये सुना कि बीआरटी क्या है। चले मैं आपको लेकर आता हूं जरा। आलिया अब्दुल साहिबा एक मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रही है मोहसिन बेग साहब ने बातों का जवाब दे दें। नहीं, मैं आपको जरा बता रहा हूं ना, 3 बातों का जवाब दे दो, उसके बाद आप सब बातें करें। मेरे से 3 बातों का ले लेना, मेरे से 3 बातें। बीआरटी के ऊपर हम प्रोपेगेंडा 4 साल बर्दाश्त करते रहे, कल क्या निकला? पूरे एशिया के अंदर तीसरे, बड़े आजम के अंदर पहले और पूरे दुनिया के अंदर 4थे नंबर के ऊपर बीआरटी निकली। हम फैक्टिव के ऊपर जो मुल्क की सलामती का मसला है, अमेरिकन जर्नलिस्ट यहां पर ये कह रहे हैं कि फैक्टिव के ऊपर इंडियन रिपोर्ट बिल्कुल मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारी यहाँ की जर्नलिस्ट उसी को कोट करके ट्वीट कर रही है। तीसरा प्रोपेगेंडा, एक गैर, मतलब अगर हम जर्नलिज्म पूछे इनसे, तीसरा बताएं आप एक बीआरटी की बात की, आपने फैक्टिव की बात की, तीसरा सवाल आज आप ये देखें डॉन का और जियो का, डॉन ने भी आज उस पर माफी मांगी है, जियो ने भी माफी मांगी, और 2-4 दिन के बाद एक बंदा जिसका वो ट्विटर अकाउंट ही नहीं है उस पर पूरे कॉलम्स, पूरे प्रोग्राम्स हो गए इस जर्नलिज्म के ऊपर। हम क्या बात करें यहाँ पर आकर? चले, वो जिसके आप बात अब जरा सुन लीजिएगा, भट्टी साहब नहीं करते कि किस तरह से निजाम को अब जरा सुनिएगा। आलिया अब्दुल साहब, भट्टी साहब अपना जवाब खुद देंगे, भट्टी साहब अपना जवाब खुद देंगे, भट्टी साहब अपना जवाब खुद देंगे। चले, आपका आ गया, आपका जवाब आ गया, आपका मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान अब सुन लें ना, अब सुन लें जरा, अब सुन लें जरा। आपने बीआरटी की बात की, जिन लोगों ने आप कहती गलत प्रोपेगेंडा किया, आपका काम बनता था उन्हें सू करें, उनके खिलाफ डिफेमेशन में जाएं, सिर्फ जुबानी जमा खर्च मत कीजिए।
नंबर 2, जो बात आप कर रही हैं मोहसिन बेग साहब वाली, ठीक है, किसी पे बंदूक तानने को हम जस्टिफाई नहीं करते, गलत था, लेकिन वो उसमें भी उनकी भी एक स्टोरी है कि बंदे बगैर वारंट के आए, जो जज ने भी उस चीज़ को बिल्कुल कहा, फैसले में लिखा कि विदाउट वारंट वो बंदे आए, सिविल कपड़ों में आए, उनकी शनाख्त कोई नहीं थी, और उन्होंने आके वहाँ पे जो उनके यानी कि वारंट जो है उसके बगैर आना गैर कानूनी कार्रवाई थी, रेड ही गैर कानूनी थी उनकी। नंबर 2, जो फिर भी चले बंदूक तानने को हम जस्टिफाई नहीं करते, डिफेंड नहीं करेंगे इस चीज़ को, इस अमल सारे को, लेकिन प्रोसीजर होता है। लेकिन क्या जब वो भी क्या जर्नलिस्ट है? चले मैं आपको बताता हूँ ना, आप मेरी पूरी बात तो सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ। जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल जर्नलिस्ट है, बिल्कुल जर्नलिस्ट है। वो तब भी जर्नलिस्ट थे जब खान साहब के दोस्त थे, आज खान साहब के दोस्त नहीं है, वो तब भी जर्नलिस्ट ही हैं। खान साहब के दोस्त हो तो वो जर्नलिस्ट हैं, खान साहब के दोस्त ना हो तो जर्नलिस्ट नहीं है। लेकिन मेरी बात जरा सुनिए ना, जरा मेरी बात तो सुनिए ना। आज आप कह रही है ना, आज आप कह रही है कि मोहसिन बेग ने बंदूक तान ली, ये कर दिया, वो कर दिया। वो जरा टीवी पे मैं भी आपको कुछ इमेजेस दिखाने जा रहा हूँ जरा। अगर ये बुरा है, चले ये बुरा है, चले ये बुरा है, चले ये बुरा है, गलत है। आलिया हमजा साहिबा, ये बुरा है, ये गलत है। टीवी पे आप ये फुटेज देख रही हैं, टीवी पे आप फुटेज देख रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने में एसएसपी इस्लामाबाद असमतुल्लाह जुनेजो को तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया था। ये रियासत नहीं थी क्या? ये ठीक था? उससे आप बुरा कहें पहले, फिर आप इसे बुरा कहें। फिर मैं एक और आपको क्लिपिंग दिखाता हूँ, ये क्लिपिंग आप देखें। खान साहब ने पुलिस की गाड़ी रोककर, खान साहब ने जब अपोजिशन में थे, कोई रियासती ओहदा नहीं था, पुलिस की गाड़ी रोककर कारकुनान को छुड़ाया था, कारकुनान को छुड़ाया था पुलिस की गाड़ी रोककर। 15 कारकुनों को गाड़ी से उतार दिया था खान साहब ने। उसे भी बुरा कहे ना, वो भी रियासत पे हमला था, ये रियासत पे अगर हमला है। अब आपने नहीं आपकी बात का मैंने जवाब दिया, जरा राना साहब को सुन ले जरा। एक मिनट, मैं राना साहब के पास से होकर आपकी तरफ आऊंगा जरा। नहीं, इतनी लंबी आपने नहीं, राना साहब भी प्रोग्राम में सीनियर पार्टिसिपेंट है, उनकी बात सुन के आपकी तरफ आएंगे। अभी टाइम है प्रोग्राम में। नहीं, आप पहले राना साहब को सुन ले जरा, आप पहले राना साहब को सुन ले, पहले सुन ले राना साहब को। न्यूज़ पे धरना क्यों दिया था? चले आप पहले राना साहब को सुन लेना। फेक न्यूज बिल्कुल होनी चाहिए, काउंटर होनी चाहिए, बिल्कुल उसके खिलाफ जो आप एक्शन लेंगे करेंगे, लेकिन फेक न्यूज की आड़ में साफत का गला घोंटने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। जरा राना साहब का मौके पहले सुन ले, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जरा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, फेक न्यूज को हम जो जनरल साफी हम उसे कंडेम करते हैं, हम उसे कंडेम करते हैं फेक न्यूज को, जर्नल नहीं, फेक न्यूज को हम कंडेम करते हैं, हम उसको अपोज करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन फेक न्यूज का नाम लेकर आप पूरी साफत का गला घोंटेंगे, आजादी राय का ये नहीं करने दिया जाएगा आपको। जरा राना साहब की बातें सुन लो, फिर आपकी तरफ आता हूं जरा। आप राना साहब की बात सुन ले, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं जरा। आप अपनी बारी पे दोबारा बात कीजिएगा आलिया हमजा साहिबा, जरा सुन तो लेना जरा। आप डिक्टेट ना करें प्रोग्राम ना, हमने कैसे करना है। आपने अपनी बारी पे आपको पूरा मौका दिया गया। जरा राना साहब को सुन ले, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब, नहीं, मैं आपकी तरफ आऊंगा दोबारा, आपको मौका दिया जाएगा। आपने पूरी बात किया, जरा सुन ले जरा, हौसला रखिए जरा, हौसला रखिए, आप हुकूमत में हैं। बात करते रहे, मेरी बात पहुंचनी हो गई ना, आपकी बात पूरी हुई है। 10 मिनट से आप ही बोल रही है आलिया हमजा साहिबा, आप ही बोल रही है 10 मिनट से। जरा सुन ले राना साहब को, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। राना साहब के दरमियान समर, आप सुन लेना जरा, चले जरा तहम्मुल से सुन ले, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। इससे टाइम जाया हो रहा है, फायदा कोई नहीं है, टाइम जाया हो रहा है, फायदा कोई नहीं है। आप बहस पे बहस करे जा रही हैं, अपनी पूरी बात की मिलाइन नहीं कर रहा, मैं हकायक सामने रख रहा हूँ, आपके सामने हकायक रखें, आपको मिलाइन करना लग रहा तो चलो ठीक है। सब चीजों को अच्छा जरा करें जो मैंने कही है। बिल्कुल, मैंने कहा जो बुरा है, बुरे को हम डिफेंड नहीं करते, बुरे को हम भी बुरा कहते हैं। आप भी हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, असमतुल्लाह जुनेजो पे पीटीआई के कारकुनान के तशद्दुद को बुरा कहिए। खान साहब के जाके उनकी तरफ से कारकुनान को पुलिस की गाड़ी से छुड़ाना, उसे भी बुरा कहिए। राना तनवीर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ आऊंगा मैं दोबारा, बात कीजिएगा आलिया हमजा साहिबा। राना साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी मुझसे बात करूंगा। एक तो है मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि चीखें निकल रही हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वही काम, ये एक लॉ ऑफ नेचर है समझ, ये लॉ ऑफ नेचर है, आपको भी पता, लॉ ऑफ नेचर ऑलवेज प्रिवेल। ये वो कहते हैं जो बीजोगे वही काटोगे। अभी मोहसिन बेग का केस अपनी जगह, मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा एक्शन मैं नहीं समझता कि ठीक है। उन्होंने जो भी रेफरेंस दिया वो उसका किस तरह इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि क्या एक, या तो वो रेहान खान की किताब को इन्होंने कंट्राडिक्ट किया होता, कोई डेफेमेशन की होती, कहीं उस बुक के खिलाफ गए होते, या उसको फॉरफीड किया होता, या मैं समझता हूँ कि वो इतनी नेकेड बात तो उसने नहीं की, लेकिन इन्होंने खुद ही महसूस कर लिया, गिल्ट था या क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन बात ये है कि मुझे ये बताएं,
कि मोहसिन बेग साहब के साथ जो इन्होंने किया है उसके बहुत सारे और रास्ते थे जो कानून और आईन के अंदर रह के हो सकते थे अगर उन्होंने कुछ किया तो। दूसरी रही बात कि इन्होंने जो बातें की हैं, ये सारा कल्चर इनका जो आपने 3 4 6 मिसालें भी दी हैं, ये सारा कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। गाली गलोच का, कार्य सरकार में मुदाखलत का, और गवर्नमेंट मशीनरी को मारना, पार्लियामेंट पे हमले करना, प्राइम मिनिस्टर के उसके गेट जवाब मैं दे देती हूँ। पीटीवी, यार चुप कराएं जरा इसको, पीटीवी पे हमले करना, और वो भी सरकार की बिल्डिंग है, पीटीवी पे हमले करना, और ये इंक्लूडिंग भट्टी साहब, इंक्लूडिंग थोड़ा सा जरा राना साहब अल्फाज का इस्तेमाल जरा जो है ना वो जरा थोड़ा एहतियात से करें। एक सेकंड, इनसे पूछे जिनके फ्रंटमैन हो राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, जुबैर उमर, का दर्ज देंगे ये? नहीं समर, आपको उनको वैसे ही टोकना चाहिए जैसे आप मुसलसल मुझे टोक रहे हैं। आपसे हमने जवाब मांगना है, जिनके फ्रंटमैन हो राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, वो आकर हमसे बात करेंगे। और ये रेहाम खान की बुक का दे रहे, रेहाम खान की बुक के अंदर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ये आकर जो लिखा नहीं है तो फिर रियाक्ट किस लिए कर दिया? इनको किस तरह से FIR के अंदर कोई 273 सफ़े का मेंशन है? ये जो FIR है अरशद शरीफ के, अगर नहीं ये जो FIR है मुराद सईद साहब किन्होंने उनका प्रोग्राम बंद कराया था, हामिद मीर को किस तरह से उनकी जॉब, ठीक है, अच्छा राना साहब का जवाब आ जाए, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ मैं नेक्स्ट सेगमेंट में। जरा आलिया साहब जी, राना साहब कंप्लीट कर लें जल्दी से। वो जो उन्होंने बातें की हैं, आप ये हिस्ट्री है, ये कोई तहरीक इंसाफ नया आके नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी होता रहा साफियों के खिलाफ, उससे पहले नून लीग के दौर में भी होता रहा, ये कोई नई बात नहीं है, मुसलसल है। जी राना साहब, जब हमारी गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो इन्होंने किस्सा शुरू किया, इंक्लूडिंग भट्टी साहब, मोहसिन बेग फ्रंट फुट पे खेल रहे थे हमारे खिलाफ, और गाली गलौज तक ये लोग चले जाते थे, चाहे वो हसन सार हो या कोई हो या पूरी टीम। हमने तो कुछ नहीं किया इनके खिलाफ, कोई ऐसी ये बात करते थे हसन सार साहब या मोहसिन बेग, ये सारे मैंने सुने हुए हैं सारे इनके, उस वक्त तो ये मजे ले रहे थे, हमने तो कोई एक्शन नहीं लिया। हमने किसी सर ये पी का आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इंट्रोड्यूस तो इन्होंने किया है, मेरी बात सुन लेना, बाकी इन्होंने बातें की, बाकी सबर इन्होंने बातें की कि मुझे 3 जवाब दे दें, 2 इन्होंने की हैं। BRT का मंसूबा जो मुझे टेंटेटिव एग्जैक्ट फिगर नहीं 30 अरब से शुरू हुआ तो 130 अरब पे पहुंच गया, आज भी फैक्टर सुबह इन्होंने चले लिया। मुझे फैटफ की बात है, ठीक, ये फैटफ में चले गए, फैटफ में ये ब्लैक लिस्ट में जा रहे हैं। हमने 13 शर्तें पूरी करके उनको ग्रे में किया था, ठीक है, व्हाइट में भी लेके आए थे हम। चले अभी तो ब्लैक में नहीं जा रहे राना साहब, अभी तो ब्लैक में नहीं जा रहे, अभी तो 36 में से एक नुकता रह गया जब से हमने कंप्लीट करना है, वो तो समर पूरी की है, फिर इंशाल्लाह निकल जाएंगे, इंशाल्लाह निकल जाएंगे ग्रे लिस्ट से भी। पाकिस्तान को चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। भट्टी साहब से भी वो मजीद कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, ये भी जानेंगे, और कुछ आपको कराची के जराइम के हवाले से बताएंगे। बड़े होलनाक किस्म के होशरुबा आदाद शुमार हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। क्विकली मैं आपके सामने कुछ ज़रा आदाद शुमार रखूँ। कराची में जराइम के सहाफ़ियों की बात हो रही है। आज सहाफ़ी अतर मतीन डाकुओं के हमले में जवाहक हो गए। कराची में जो जराइम है उनमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, और 2021 अगर आदाद शुमार आपके सामने रखें पिछले साल के, गाड़ियों के छीने जाने के वाक़यात 2076 लोगों से गाड़ियाँ छीनी गई। 2020 से 21% ज़्यादा ये जराइम हुए। मोटरसाइकिल छीने जाने के वाक़यात 50,308 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए, जो कि 2020 के मुकाबले में 33% ज़्यादा वारदातें हुई। और मोबाइल फ़ोन छीने जाने के जो वाक़यात हैं 25,059, और 2020 के मुकाबले में 16% इन वारदातों में इजाफा हुआ है। अगवा बराए तावान के 15 वाक़यात, भत्ते के वाक़यात 23 और कत्ल के 442 वाक़यात। मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत को, सिंध की पुलिस को जो है देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जराइम बढ़ रहे हैं, जराइम तो बढ़ ही रहे हैं, 7 लोगों की जानें लेना शुरू कर दी है डाकू ने, जो ख़तरनाक ट्रेंड है। जी बात हो रही थी जी सहाफ़त के हवाले से, आलिया हमजा साहब कुछ ऐड करना चाह रही थी। पहले मैं जरा क्विकली ले लूँ आरिफ मीर भट्टी साहब की टेक, जरा वो कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट है भट्टी साहब आपके पास। नहीं, मुझे मेरा टाइम ज़्यादा चाहिए, फिर मैं कल बोल लूँगा। मेरी गुजारिश है फेक न्यूज़ और झूठे ट्रेंड चलाने के वालों के खिलाफ ना हम सबसे पहले
एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसमें मैं साबित करूंगा हाँ हमने फेक न्यूज दी कि वजीर आजम कहता है मैं बिजली पेट्रोल महंगी हो तो चोरी हो जाए, उन्होंने कहा 35 पंचर हुए हैं, हाँ हमने ये फेक न्यूज दी, हम जिम्मेदार हैं, हमें कत्ल करो। इन्होंने कहा था 2014 में सुबह हुकूमत जा रही है, धरना दिया है, हाँ हमने फेक न्यूज दी कि हमने पीटीवी पे हमला किया, हमें कत्ल करो, हमें गोलियां मारो साफियों को। हमने फेक न्यूज दी 35 पंचर हुए थे, साबित नहीं कर सके। हमने फेक न्यूज दी कि सारी अपोजिशन डाकू चोर है, इनकी खबरों पे ये सारी खबरें चली हैं, फिर तो सारे हम जिम्मेदार हैं। मेरे भाई मेरा एक मौकफ है, खुदा के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए कौन सी पार्टी झूठे ट्रेंड चलाती है, किसके फेक अकाउंट है। सबसे पहले आलिया हमजा साहब से मैं गुजारिश करता हूं, मैं हाजिर होऊंगा जी, तो मैं साबित करूंगा। और दूसरी बात, अगर कोई वायलेशन करता है, पुलिस पे गोली चलाता है, गलत है, जर्द साफत वाजिबुल कत्ल है साफी। जी आलिया साहब बड़ी खुल के बात करती है भट्टी साहब। भट्टी साहब गुजारिश, बहुत खुल के बात किया, आई अप्रिशिएट। भट्टी साहब मुझे ये बता दें, क्या सहाफत ये कि बिल गेट्स के दौरे में वो जो तारीफें करे पाकिस्तान की उसको हाईलाइट करें, या ये हाईलाइट करें कि वो कुर्सी के उसकी कुर्सी कहाँ रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान साहब ऑफ चीफ और आर्मी स्टाफ की इतनी इंपॉर्टेंट मुल्क की, ये मुल्क में ये आप देख रहे हैं कि सरहदों के ऊपर क्या हाल हो रहा है, वहां पर सहाफत डिस्कशन क्या करिए, सोफे का रंग क्या था, कुर्सी कितनी दूर पड़ी थी, कितना फासला था। आज ये सारे आप सारा का सारा, मैं एक मिनट मुझे पूरी तो कर ले, मैं पूरी ट्वीट्स की बात नहीं कर रही। आप चाइना का दौरा उठा के देख ले, चाइना के दौरे के अंदर क्या हो रहा है, अभी मीटिंग नहीं हो रही, चाइना के साथ हालात खराब हो गए, अब तो दुनिया खराब होने लगी है, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का दौरा नाकामयाब हो गया। ये सहाफत की अपनी इंडिपेंडेंट राइट, ट्विटर पे जो करता है उसकी अपनी जाती राय होती है, ट्वीट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट राय है, जो सहाफत चैनल पे हो रही है, जो अखबार पे हो रही है, वो जर्नलिज्म है। ट्विटर पे सहाफत कर रही है। मैं आपको करता हूं, एक मिनट, यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये राणा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं, कुछ नहीं, हमारी राणा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं, ठीक है सुन लिया आपको, ओके पॉइंट अभी बात सिर्फ 30 सेकंड, हमारी बहन जो है ठीक है, ठीक है। राणा साहब आपको भी ठीक लग रहा है, नहीं होनी चाहिए। राणा साहब आपको भी ठीक लग रहा है, करता हूं सुप्रीम कोर्ट के एक जज की सरबराही में कमीशन बना दे। राणा साहब आपको भी चले, बहुत शुक्रिया। राणा साहब की मुस्कुराहट ही बता रही है कि वो एग्री कर रहे हैं इन सारी बातों से जो भट्टी साहब ने की है। आज की शो में इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।